आप सभी महानुभाव जो रीवा क्षेत्र के यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं, INH हरिभूमि परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संवाद 2023 का सिलसिला मध्य प्रदेश में निरंतर जारी है और इसके तहत हम हर जिले में पहुंचकर कोशिश कर रहे हैं उस क्षेत्र के मुद्दों के संदर्भ में, प्रदेश के मुद्दों के संदर्भ में जो आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी क्रम में हम रायपुर में से निकलकर आज रीवा में पहुंचे हैं और रीवा में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहां पर मौजूद है जिसके संदर्भ में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम होगा। एक शेर मुझे याद आता है, उसमें दो शब्द हैं, एक है मुखालिफ जिसका अर्थ होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी, और दूसरा एक शब्द है ऐब, मतलब बुराई, दोष। तो जो शख्स हमारे साथ बैठा उसके संदर्भ में कहते हैं कि मेरे मुखालिफों में चर्चा है कि मेरे मुखालिफों में चर्चा है कि यह शख्स कमाल का है पर दो ऐब हैं इसमें। मेरे मुखालिफों में चर्चा है कि यह शख्स कमाल का है मगर दो ऐब हैं इसमें। पहला सिर उठा के चलता है और दूजा मुंह में जुबान रखता है। और भी ऐप ढूंढ लीजिए। अभी तो इतने से काम चल जाएगा हमारा। तो हमारे साथ अजय सिंह अर्थात राहुल भैया यहां पर मौजूद हैं। विंध्य क्या मध्य प्रदेश के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस की एक बड़ा चेहरा है। विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की संदर्भ में नेतृत्व देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रदेश उन्हें देख चुका है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद भाई साहब। और चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। 2018 एक ऐसा अनुभव विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जिसे शायद आप याद ना रखना चाहें, कांग्रेस भी याद ना रखना चाहे, पर इन 5 सालों में कुछ ऐसा किया कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसके संदर्भ में जानने में दिलचस्पी है। 30 सीटें थी विंध्य की, 24 सीटें भाजपा जीती, 6 पर कांग्रेस रह गई। अब 2023 राहुल भाई, आपने शुरू में कहा कि 2018 में जो हुआ उसकी याद न रखा जाए। मैं वहीं से शुरू करता हूं कि जब तक वो याद नहीं रहेगा तब तक बेहतर प्रदर्शन भी नहीं हो सकता। क्या बात। 2013 में विंध्य से 13 सीटें मिली थी जी। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि 2018 में मात्र 6 सीट पर हम सीमित रहे। आज कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन 2023 में हम 2013 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये जरूर अंदाज है। पर इस अंदाज की बुनियाद क्या है? 2018 में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते ऐसी करारी पराजय का सामना आपको तब करना पड़ा जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में सीटें आईं पर विंध्य में कांग्रेस सिरे से निकाल दी गई? तो एक तो ऐसा क्यों हुआ ये जानने में दिलचस्पी, और इन 5 सालों में किया क्या है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि अब की बार प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा? 2018 में बहुत दिन हो गए, क्या हुआ था ये तो जो बांधवगढ़ में रुके थे गिनती के पहले वो बता सकते हैं बेहतर कि क्या हुआ था। इतनी बुरी हालत नहीं थी जैसे नतीजे आए थे जी। लेकिन 2018 से 23 के बीच में जिस रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद हमारे भाई साहब लोगों को मंत्री तक नहीं बनाया जी, बाहर आगे बैठे हुए हैं जी और कोई तवज्जो नहीं दी, एक कारण तो वो है जी। विंध्य की जनता अवहेलना की जो शिकार हुई है वो मुख्य कारण रहेगा 2023 में कांग्रेस की सफलता।
दूसरा, कानून व्यवस्था यहां पर बिल्कुल ध्वस्त है। जी। महंगाई, भ्रष्टाचार तो अब देश की चर्चा है, यहां क्या करें। जी। लेकिन कानून व्यवस्था इस अंचल में किसी जिले में नहीं रह गई। अब तो हालत ये है कि एक सिपाही, एक थानेदार दूसरे टीआई को गोली चला दे। जी। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो एक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते हुए विधायकों को मंत्री नहीं बनाया, इस बूते पर कांग्रेस नहीं, मंत्री बनाने नहीं है, मैंने ये सिर्फ नहीं कहा। जी। जिस तरह से विंध्य से इतनी बड़ी जीत हुई थी, जी। उसके तुलना में विंध्य की जो भावनाएं थी, उसके साथ भाजपा ने कोई काम नहीं किया। जी। चाहे वो सिंगरौली रेलवे लाइन हो, चाहे हमारी सीधी से सिंगरौली की सड़क हो, इन सब विकास के मुद्दों में भी विंध्य बहुत पीछे कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और दूसरी तरफ कांग्रेस की आम कार्यकर्ता जो है, वो बहुत जोश के साथ जी पिछले सालों से लगा हुआ है कि हमें जो हार हुई थी उसका उत्तर आने वाले चुनाव में हम देंगे। संगठित होकर एक नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है कांग्रेस में, वो देखने लायक है। कांग्रेस संगठित हुई, थोड़ा इसका विस्तार देंगे। कांग्रेस के संदर्भ में हम तो किससे यही देखते, सुनते, पढ़ते और दिखाते रहते हैं कि कांग्रेसी को कैसे निपटाते हैं। अब तो हालत दूसरी हो गई है जी। अब तो भाजपा कैसे भाजपाई को निपटाएगा, ये कहानी आएगी। जी। तो कांग्रेसियों ने एक दूसरे को निपटाने से तौबा कर लिया है। कांग्रेस 18 साल इनकी हो गई सरकार। जी। साल भर का मौका मिला था। जी। थक गया है। अब वो लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे से तैयार है, अपने के बीच में लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो कांग्रेसी परस्पर लड़ते लड़ते इतने थक गए हैं, क्या वो आपस में नहीं लड़ेंगे? आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को खींचतान करने से अब परहेज हो गया है। तो अब संभावना इसलिए आपको अब बेहतर संभावना बहुत बेहतर है, आप देखिएगा चल के। आपने ज्यादा समय नहीं, 4 महीने बाद आपको नतीजे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन 2018 में जो जनादेश आया था, उसके तहत जैसे भी हो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। वो जो 15 महीने की सरकार रही, उसके संदर्भ में राहुल भैया का क्या कहना है? वो सरकार के 15 महीने आपके लिए कितनी बड़ी समस्या है? मैं सरकार का हिस्सा नहीं था जी। सत्ता चुनाव हारा था जी। लेकिन 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे किए थे, जी, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ हो और अन्य चीजों पर काम करना जो शुरू किया, जी, वो भी एक अच्छा समय था। जी। भाई जैसे कि आप तो जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, दौरे वोरे भी ठीक करते हैं। पूरे प्रदेश से भाजपा ये सवाल उठा रही है कि 10 दिन में कर्जा माफी का वादा था पूरी, कमलनाथ जी जो है 15 महीने रह लिए और किसान डिफॉल्टर हैं। ये किसान आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं नहीं कहा गया था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। 10 दिन के अंदर शुरू होगा। जी। और याद करिए कि शपथ लेने के तुरंत बाद यदि पहली फाइल में हस्ताक्षर कमलनाथ जी ने किया था, जी, तो किसानों का कर्जा माफ करने का जो वित्तीय हालत में छोड़ के गए थे, जी, उसमें जितना हो सका उस के आधार पर उन्होंने कर्ज माफ करने की कोशिश की थी। जी। पर आपको नहीं लगता है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, वो भी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस के हिस्से आया था? एक और राज्य राजस्थान, वहां पर कर्ज माफी को लेकर कोई विवाद नहीं आया, वहां समय रहते कर्ज माफी हो गई। पर मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर वादा खिलाफी के आरोप, आक्षेप भारतीय जनता पार्टी हर मंच से लगा रही है। अजय सिंह जी को नहीं लगता कि हाँ, एक चुनौती तो है हमारे लिए? नहीं, आरोप लगाना बड़ा आसान है जी। 22,000 घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की जी। इतने सालों में, उसमें से कितनी शुरू किया, पूरा किया, ये भी आरोप हम लोग भी लगा रहे हैं। उनका उत्तर है उनके पास। जी।
वायदा खिलाफी हमने नहीं की। आपने छत्तीसगढ़ की बात की कि वहां कर्जा माफ हो गया। जी छत्तीसगढ़ की वित्तीय हालत यहां से बेहतर थी जी और जो यहां थी वो हालत नहीं थी, लेकिन शुरुआत हुआ 50,000 तक कर्जा सभी किसानों को माफ हुआ था। जी। तो आगे बढ़ाता हूं। इस समय मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है, एक से एक योजनाएं हो रही हैं। 2008 में एक योजना आई थी लाडली लक्ष्मी, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं गेम चेंजर थी। 2023 में आई है लाडली बहना, डर नहीं लग रहा? लाडली बहना 18 साल बाद बहनों को याद आई उनको, ये चर्चा का विषय है। आपने खुद ही कहा कि मैं यात्रा खूब करता हूं, जमीन से जुड़ा हूं जी। तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति का आप ये भी सुन लीजिए जी कि अब शिवराज सिंह जी की घोषणाओं को कोई असर भी नहीं हो रहा है। जी। लोग चर्चा करते हैं, खासतौर से महिलाएं, कि बहनी तो हम पहले और हैं, अचानक काहे याद आएंगे लाडली बहना के। जी। तो हमें तो नारी सम्मान में ज्यादा उम्मीद है, ये लाडली बहना से उम्मीद नहीं है। तो आपको नारी सम्मान से उम्मीद है, लाडली बहना से उम्मीद नहीं है, पर ये तो घोषणा नहीं है अजय सिंह जी, ये तो घोषणा नहीं है, ये तो क्रियान्वयन हो गया है। खाते में आ रहे हैं 1,000 रुपए महीना और बता रहे हैं मुझे बनाए रखो, 3,000 तक आएंगे। आप 1,500 पे ये टक्के रह गए। क्या कहते हैं? खेल दिलचस्प हो रहा है? नहीं, खेल दिलचस्प नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा ना जी कि भरोसा नहीं है अब शिवराज सिंह की घोषणाओं पर। जी। ये 3,000 19,000 के मामले के लोग के कोई ऐसी ज्यादा गेम चेंजर नहीं है जी। आप निश्चिंत रहें, इसका हम लोग करारा जवाब भी देंगे। अगर शिवराज सिंह पे भरोसा नहीं है, भाजपा को इतना भरोसा शिवराज सिंह पे कैसे बना हुआ है? कभी कभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जी। तो शिवराज सिंह जी को आप क्या देखते हैं? लोग साल 2 साल 5 साल अगर मुख्यमंत्री रह लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। शिवराज सिंह बतौर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में सबसे लंबे समय तक रहने वाली शख्सियत हो चुके हैं। क्या देखते हैं शिवराज सिंह चौहान को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, अजय सिंह जी, जिनके साथ आपने नेता प्रतिपक्ष की 2 बार भूमिका निभा ली है? शिवराज सिंह जी किस संदर्भ में कैसे रह लिए, ये तो शोध का विषय होना चाहिए जी। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सफल मुख्यमंत्री नहीं माने जाऊंगा। सफल मुख्यमंत्री मान लीजिए डीपी मिश्रा जी थे। उस तरह के मुख्यमंत्री के हिसाब से जो देखा जाए तो शिवराज सिंह जी घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं, क्रियान्वयन वीर नहीं है। आपको डीपी मिश्रा जी याद आए, पर आपको अपने पिता अर्जुन सिंह जी याद नहीं आए। ये तो कमाल हो गया। लोग तो मिसालें देते हैं देश में कि प्रशासनिक दक्षता के तौर पर अगर समझना है तो अर्जुन सिंह जी को समझिए। अब अपने पिता का नाम क्यों लूं? डीपी मिश्रा जी उनके गुरु थे, जब गुरु का नाम लिया तो पिता तो नाम आ ही गया। तो फिर जाके उनके शागिर्द दिग्विजय सिंह भी को भी आप इसी श्रेणी में रखते हैं? देखिए, गुरु तक की बात रखी जाए तो फिर जाके अपन आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस में नेतृत्व का इतना संकट कैसे है? 2008 में दिग्विजय सिंह जी ने बोला था कि अब अगली पीढ़ी संभालेगी। उस समय पर आप थे, अरुण यादव जी थे। पर 2008 2023 कांग्रेस के चेहरे कौन? माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी। क्या बात है, आप लोगों के कंधों में इतना जोर नहीं है क्या, जिसके चलते इन कंधों पर ही भरोसा करना पड़ रहा? यहां पर आप लोगों के ख्याल से 2 चेहरे हैं जी। वैसे कांग्रेस के 2 के अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं, चाहे भूरिया जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, जीतू पटवारी जी हों, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कंधों में कमान है आपकी चुनाव की। तो आप इस बात से इंकार करते हैं कि जो चेहरा है वो कमलनाथ जी हैं? इसके संदर्भ में आपका इत्तेफाक नहीं है? कमलनाथ जी का चेहरा है, जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनका चेहरा है ही है जी। पर ये नहीं है कि वो और सिर्फ दिग्विजय सिंह जी हैं, बहुत सारे चेहरे और साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो बहुत सारे चेहरे हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? सामने तो शिवराज सिंह हैं, शिवराज सिंह जी का चेहरा सामने रखकर भाजपा चुनाव लड़ रही है।
शिवराज सिंह जी का चेहरा लड़के कहां लड़ रही है? जी 15 दिन में तो कुछ अंतर आ गया है। जी अब तो अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ रही जा रही है। अब तो नरेंद्र सिंह तोमर आ गए हैं, पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? जी यदि इनको डर नहीं होता कि शिवराज सिंह जी फेल हो रहे हैं, तो क्या अमित शाह जी रोजाना डेरा डालते मध्य प्रदेश में? तो अमित शाह जी का ये जो रोजाना आना हो रहा है, ये मुकाबले को कितना कठिन बना दे रहा है, क्या लगता है वो? इसको और आसान बनाया जा रहा है। जी याद करिए, आप कर्नाटक पता नहीं कवर किए थे कि नहीं किए जी थे। वहां पर अमित शाह जी ने एक घर किराए से ले रखा था जी और 15 दिन वहां पर डेरा डाला था। उस 15 दिन में सिर्फ एक दिन दिल्ली गए थे मणिपुर की कोई मीटिंग लेने के लिए। जी मणिपुर नहीं गए। जी गृह मंत्री देश का जहां जल रहा हो एक प्रांत, वहां नहीं गए। जी उस प्रांत के बारे में आज भी प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया हो। लेकिन 15 दिन रहने के बाद कर्नाटक में नतीजा क्या आया? तो डर किस बात का? जी अमित शाह जी तो अब परमानेंट रह जाए 3 महीने तो और आसान हो जाएगा। तो अमित शाह जी परमानेंट रह जाएंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। पर जिस कर्नाटक का आपने जिक्र किया, उस कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने अभी बयान दिया है कि भाई वो जो गारंटी के चक्कर में हमने कर दिया काम, तो अब विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है, तो विधायक धैर्य रखें। आपको नहीं लगता है कि कर्नाटक से आ रही ये आवाज मध्य प्रदेश में आपकी चुनावी संभावनाओं में प्रतिकूल असर डालेगी? क्योंकि यहां भी आप गारंटी काफी दे रहे हैं। देखिए, हर प्रांत की तुलना करना उचित नहीं है। वहां पर किस तरह से उसका पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जी यहां पर जो हम गारंटी दे रहे हैं उसका पालन होगा। मैं प्रदेश के स्तर पर एक सवाल लेता हूं, फिर विंध्य पे आता हूं और खासतौर पर रीवा पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक मजबूत संगठन कहीं ना कहीं उसकी बड़ी ताकत रहा है, और कांग्रेस के स्तर पर संगठन को लेकर उस क्षमता का अभाव रहा है। क्या इन 5 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई संगठन के स्तर पर वो तैयारी कर पाई है कि वह भाजपा का मुकाबला कर सके? भाजपा का संगठन रहा है, हरदम रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो संगठन ऊपर तरह से दिखाई देता है, जी हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। अब मंडल और सेक्टर पर हम जोर दे रहे हैं, जिला और संभाग में नहीं। जी और उस स्तर पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल निचली इकाई में हम पहुंचे हुए हैं और उसके आधार पर संगठन मजबूत है। तो अजय सिंह जी बता रहे हैं कि हमने संगठन को मंडल के स्तर तक पहुंचा दिया है, बूथ के स्तर पर पहुंचा दिया है। तो अब उस मंडल के स्तर पर, बूथ के स्तर पर पहुंचने के बाद हम विंध्य के स्तर पर आते हैं। जिस रीवा में हम बैठे हैं वहां के संदर्भ में, जिस विंध्य में हम बैठे हैं उसके संदर्भ में, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। काया पलट कर दी हमने। रीवा 2003 से पहले क्या था और अब रीवा क्या है? जिस सभागार में बैठे हैं ये भी भाजपा सरकार की उपलब्धि है। जिन सड़कों पर आप गुजरते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। और इन उपलब्धियों का नतीजा है कि 2018 के चुनाव में 8 की 8 सीटों पर रीवा जिले की भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। इसका क्या जवाब देंगे अजय सिंह राहुल? भाई, मैं तो जो सड़कों का काम हुआ उसमें ठीक है, अच्छा है जी, लेकिन इस पूरे अंचल में जी यदि किसी एक स्थान से जी सबसे ज्यादा कर वसूल होता है वो है सिंगरौली। जी ऊर्जा राजधानी है देश की। जी आप पता नहीं कभी सफर किए कि नहीं किए? कई बार किया था। नहीं, 18-20 साल में सीधी से सिंगरौली की सड़क नहीं बन पाई। जी ठेकेदार 5-6 बदल चुके। जी उसका भी असर यहां पर है। जी जो रेलवे लाइन की चर्चा कि अंतिम छोर में प्लेटफॉर्म और स्टेशन बन जाए जी और बीच में पटरी भी पता न चले,
उसकी उसकी भी चर्चा यहाँ पर है। ये सभागार और अन्य रीवा में जो उपलब्धि हुई है, किस व्यक्ति के लिए क्या फायदेमंद हुआ है, ये भी चर्चा का विषय है। जी, तो आप मानते हैं कि सीधी से सिंगरौली की सड़क न बन पाना रीवा की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय और कांग्रेस की जीत का कारण हो सकता है अजय सिंह जी? देखिए, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। जी 8 सीटें पिछली बार जीते, जी जरूरी नहीं है कि इस चुनाव में वो जीते। जी 1-2 जीत जाए बहुत बड़ी बात है, जी। बाकी सीटों में कांग्रेस जीतेगी। मतलब आपकी बात को बड़ी गंभीरता से लेने का मन करता है, नहीं कर लीजिए अभी। तो इसलिए चाहता ये हूं कि थोड़ा इसकी बुनियाद भी तो दीजिए ना, कि देखो ये विफलताएं इन लोगों की हैं, ये सफलताएं हमारी हैं, इसलिए कहानी बदलने वाली है। आत्मविश्वास तो आपका ठीक है। कहानी बदलेगी, लेकिन सब चीज उजागर करने से हमारे मुद्दे कमजोर हो जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उन बातों पर चर्चा होगी। अरे एक बार बताइए, 2018 में इस क्षेत्र के लोगों ने भी जैसे तैसे कुछ समर्थन कांग्रेस को दिया था, उनको भी भाजपा भा गई। बिसाहू लाल सिंह जी कितनी बार के थे, पर फिर उन्हें लगा कि आप लोग ठीक नहीं है, भाजपा ठीक है। तो आपसे जानना है इस बात को लेकर अजय सिंह जी, मतदाता आप लोगों को वोट देगा क्यों, जब जीतकर भी देना आपको समर्थन कमल के फूल को है, फिर वही कमल के फूल को समर्थन ना दे? इस पर कुछ दृष्टि आपकी? एक मछली तालाब को गंदा कर देती है जी उससे ये नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। जी। लेकिन कुछ लोग बिना मंत्री पद के रह नहीं सकते थे, शायद बिसाहू लाल सिंह जी उसी श्रेणी में आते हैं। जी जी नहीं, बिसाहू लाल सिंह जी तो ठीक है, पर इसके अलावा 21 और नेता थे जिनको अपना भविष्य भाजपा के साथ दिखा, जिनको प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य भाजपा के साथ दिखा, और यह बताते हुए उन्होंने भविष्य स्वर्णिम नोट में दिखा। जी वो गए भाजपा में। जी हाँ, पर वो थे किसके? किसी की भी रहे, वो तो नोट में गए। अब जनता उसी का बदला लेगी, ये भी आप समझ लीजिए। जी कर्नाटक में क्या हुआ था? जी 11 विधायकों से सरकार गिराई। जी यहाँ 20-22 से गिराई। जी तो 11 ने 136 पहुंचाया, 20-22 से अब इन लोगों को 70 से ज्यादा नहीं पहुंचाएंगे। बैठे हमारे अध्यक्ष महोदय। तो भारतीय जनता पार्टी को 70 तक समेट देना चाहते हैं अजय सिंह राहुल जी? मैं नहीं, जनता समेटना चाहती, मैं क्या हूं। लेकिन आपसे फिर से सवाल है, और आपसे इसके उत्तर की भी अपेक्षा है, कि जब कांग्रेसी जीतने के बाद भाजपा का साथ देने के लिए इतना व्याकुल रहेंगे, तो जनता फिर सीधे भाजपा को ही समर्थन क्यों ना दे? इसका कोई उत्तर तो अजय सिंह जी हमको देंगे। एक दफे कोई कारण बन गया जी, ये मतलब नहीं कि वो हरदम के लिए कोई उदाहरण हो गया हो। जी क्या परिस्थिति थी, कौन लोग गए, किसके वजह से गए, वो बार बार नहीं होगा। जी और हम लोग भी सतर्क होकर ऐसे लोगों को जी जो टिकट दिए जाएंगे ठोक बजा के दिया जाएगा कि बिल्कुल सही होगा। अब आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं, अजय सिंह जी की भूमिका के संदर्भ में बात करते हैं। पिछली बार पूरे प्रदेश में काफी घूम रहे थे आप, इस बार क्या इरादा है? विधानसभा चुनाव में अजय सिंह जी अपने आप को किस भूमिका में देख रहे हैं? पार्टी जो भूमिका तय करेगी वही भूमिका मेरा है। पिछले दफे मैं नेता प्रतिपक्ष था जी, पूरे प्रदेश में दौरा किया। इस बार भूतपूर्व विधायक हूं, तो पहली प्राथमिकता अपनी क्षेत्र की है, जिले की है और संभाग की है। जी उसके अलावा जहां भी पार्टी हमारा उपयोग चाहती हो, चाहे अभी फिलहाल ग्वालियर चंबल का दायित्व दिया है, तो वहां दौरा करता हूं। यहां के लोग समझना चाहते हैं अजय सिंह जी, और हम भी समझना चाहते हैं, जब पार्टी विपक्ष में होती है तो पार्टी को लगता है विधायकों का नेतृत्व अजय सिंह जी करें, संघर्ष का परचम फहराएं। तो अब जानना यह है कि आप तो बता रहे हैं आप जीतने जा रहे हैं, जब भाजपा 70 पे समेट दे रहे हैं आप जनता के अनुसार, तो आप तो बहुमत में आ रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें? देखें हम लोग आपको कि सत्ता में रहते हुए भी विधायक दल का नेता आप हो सकते हैं।
देखिए ऐसा है कि हमारे पार्टी में हाईकमांड तय करता है जी किसकी क्या सोच है, क्या उम्मीद है, उस पर कुछ नहीं होता है। जी कुछ मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री नहीं बने, स्पीकर बन गए। जी हाँ, कुछ लोग मंत्री बनना चाहते थे, कुछ नहीं बने। जी अब यही रीवा का वो है, उसमें मैं क्या करूं। जी मैं कोई उम्मीद से नहीं रहता हूं, जी अपना काम करने में भरोसा है। पार्टी सरकार बने, जिस भूमिका में मुझे रखना चाहे मैं तैयार हूं। नहीं, आप उम्मीद से नहीं रहते, पर आपके साथ जो लोग हैं वो तो उम्मीद से रहते हैं। अब उनकी उम्मीद के संदर्भ में कोई तो उम्मीद जगाइए। समय पर उम्मीद जग जाएगी, देखिएगा आप। तो जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं, उम्मीद रखिए, समय आने पर उम्मीद जग जाएगी। तो अब आखिरी सवाल है अजय सिंह जी आपके अंदर, कांग्रेस बनाम भाजपा का ही चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव मोदी बनाम भी होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगरीय निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने ले आती है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा आप लोगों के लिए कितना बड़ा चुनौती रहेगा, और क्या राहुल गांधी इस चुनौती का जवाब के तौर पर आपके लिए ताकत रहेंगे? मेरा जो अनुभव अभी कुछ अंचलों में जाने का हुआ, आपस में जब लोग चर्चा करते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव होगा और लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की बात आएगी। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी पूछता हूं कि भाई आपके यहां क्या हाल है। जी कहते अब की तो भैया लोकल बात थी, मोदी जी के नाम नहीं चल रहा है। अब ये देखा जाए किस हद तक इसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। मतलब आप चाहेंगे कि मोदी जी चेहरा ना बने? मोदी जी का चेहरा नहीं रहेगा, स्थानीय मुद्दों पर चेहरा रहेगा, चुनाव रहेगा। और मोदी जी के चेहरे और रहने से आपको कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, मोदी का चेहरा जी है, मोदी जी जाने। नहीं तो आपको नहीं लगता उससे आपकी मुकाबला कठिन हो जाएगा? कोई मुकाबला कठिन नहीं। तो फिर जाके आप उनके चेहरे को खारिज क्यों कर रहे हैं? नहीं, खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं चर्चा का विषय है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा जी। और मोदी जी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव नहीं होने वाला है। चाहे भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग भी करे, जी हर चुनाव में करती है। कर्नाटक में कितने ताबड़तोड़ उनने सभाएं की, चेहरा वहां भी वही था जी। नतीजा क्या हुआ? ज्यादा एक व्यक्ति को सेल न करें, मेरा तो ये मशवरा है। तो कुल मिलाकर अजय सिंह राहुल भैया का भारतीय जनता पार्टी को मशवरा है, नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा खर्च मत कीजिए। उनको यकीन भी है कि भाई विधानसभा में स्थानीय मुद्दों पर ही फैसला जनता ले लेगी, और जब स्थानीय मुद्दों पर फैसला लेगी तो अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रति दे देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि जिन्हें उनके भविष्य को लेकर उम्मीद है, समय आने पर वो उम्मीद जाग जाएगी। तो अजय सिंह राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी व्यवस्था के बीच हमारे साथ समय निकालने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से एक स्पष्ट बातचीत के लिए अजय सिंह जी का सम्मान करें। और अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब। आगे की कार्रवाई के लिए मैं नीतीश जी से कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आईएनएच के मंच पर पधारे। मैं प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि अजय सिंह जी को स्मृति चिन्ह के साथ ही श्रीफल और शॉल से सम्मान करें और इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाएं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो इस सेशन के नजारे से आपने देखा कि तीखे सवाल प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के और उतने ही शार्प जवाब रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी के। अब निवेदन करूंगा माननीय अजय सिंह जी से कि